पढ़िए जरा क्वेश्चन। सॉरी, पढ़ो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को, मन लगा के पढ़ो एक बार। आप टाइम इन्वेस्ट करो थोड़ा सा, उसके बाद फिर इस पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि यार 6 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितने 6 अंकों के ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 9 से भाग ना हो, जो 9 से भाग ना हो, एंड हैव 5 इट्स फर्स्ट, अच्छा 5 पहले उस पे हो और 4 जो हो थर्ड डिजिट पे हो। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 9 से नहीं कट सकती, जिसकी पहली संख्या नहीं, पहला, इसके लिए माफी भाई, ये गलती हो गई लिखने में। पहला अंक, यहां अंक की बात हो रही है, पहला अंक 5 तथा तीसरा अंक, ये भी अंक है, तीसरा अंक 4 हो। मेरी बात ध्यान से समझिए, कहता है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 9 से नहीं कट सकती। कटने का मतलब है कि जो 9 से भाग नहीं हो सकती, जो 9 से भाग नहीं हो सकती। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो 9 से भाग नहीं हो सकती। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ लेते हैं, मैं वापसी से पिछले वाले क्वेश्चन पे आता हूं। अगर इसी क्वेश्चन पे मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूं, मैं इस क्वेश्चन की क्या कर लूं मेरे बच्चों, लैंग्वेज चेंज कर लूं, और मैं आपसे यह पूछ बैठूं इस क्वेश्चन में कि मेरे बच्चों 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव हैं जो 5 से भाग नहीं होती। मेरी बात को समझना, ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े अंकों की संख्या है, ठीक है, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे मेरे बच्चों ये पूछ लेता कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है जो 5 से भाग नहीं होती, यानी 5 से नहीं कटती, इसका मतलब 5 से भाग नहीं होती। इंग्लिश में ऐसे बोलता कि हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल दैट विल नॉट डिवाइड बाई 5, या दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, यानी जो 5 से डिवाइड नहीं होती। तो 5 से डिवाइड नहीं होती, ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। यहां तो फिर भी 5 की डिविजिबिलिटी आसान है, इसलिए निकाल लेंगे किसी तरीके से, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि 5 से डिवाइड कितने नंबर होंगे। तो हम दो काम यहां पे करेंगे ऐसे हर सवाल के लिए। ये तो सवाल ऐसा पेपर में देगा नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हम ये देख लें कि यार 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो मान लेते हैं 100 अंकों के n नंबर पॉसिबल है। 100 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, मान लेते हैं n नंबर पॉसिबल है, हमने निकाल दिया क्योंकि ये तो आसान है ना, ये निकल जाएगा। अब ये और निकाल लीजिए कि 100 अंकों के ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। उसने ये पूछा आपसे कि कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं होते, उसने पूछा कि कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन आप ये निकाल लीजिए कि ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो अगर टोटल नंबर में से हम वो नंबर हटा दें जो 5 से डिवाइड होते हो, जो 5 से डिवाइड होते हो, तो अगर मान लीजिए कुल मिला के n संख्याएं थी और उनमें से 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हटा देंगे, तो बाकी जो संख्याएं आएंगी वो कौन सी होंगी, जो 5 से डिवाइड नहीं हो रही होंगी। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए, किसी को दिक्कत है, बोलो हाँ या ना, बात पल्ले पड़ी। चलिए देखिए, अगर ये बात पल्ले पड़ी तो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे अंक था, ठीक है, मैं इस पीडीएफ जब दूंगा तो उसमें सही करके दे दूंगा। तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 9 से नहीं कट सकती, मतलब 9 से डिवाइड नहीं होती, जिसकी पहला अंक 5 है और तीसरा अंक 4 है। तो देखो मेरे बच्चों, ये अंक का ध्यान रखना। कहानी ये है कि 6 अंकों के नंबर है, छह अंकों की संख्या है जो 9 से नहीं कट सकती, यानी 9 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। पहला दे रखा था कितना, 5, और तीसरी संख्या है 4। तो 1 2 3
4 5 6। अब कह रहा है जी पहला डिजिट जो है ना वो है 5। अगर पहला डिजिट मेरे बच्चों 5 है तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया ये 5 है। और कह रहा है जी तीसरा डिजिट है 4, तो ये भी फिक्स हो गया कि ये है 4। यहां तक की बात आई समझ में? अब ध्यान दो मेरी बात पे, और यार इस बात को भी समझना मेरी को कि चीजें बहुत सारी आपस में इंटरलिंक्ड है ना। तो ये संभव नहीं है कि जो हम सिखा रहे हैं केवल उसी से सवाल आएगा। अब यहाँ पे नो की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो हमें नो की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तब उसको डिटेल बता दूंगा। अभी के लिए आप इतनी बात समझ लीजिए कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है जब उस नंबर के सारे अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए। ऐसे ही कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब उस संख्या के सारे अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5 6 7 8, और मैं कहूं कि बताओ यार ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये संख्या 9 से भाग होती है कि नहीं होती। तो आप कहोगे सर ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये निकालना है, ये निकालना है, तो क्या तरीका हो सकता है? तो भैया इसके तरीके ये हुए कि 5 6 11 और 7 18 और 8 26। तो ये इन अंकों का जोड़ क्या बना? 26। अगर इन सारे अंकों का जोड़ 26 बना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। यानी अगर इसके सारे अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाता तो ये संख्या 9 से डिवाइड होती, अदरवाइज ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 3 का नियम है। तो हम एक बात बताओ, हम अभी ये नहीं निकाल रहे कि 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार सबसे पहले आप 6 अंकों की ऐसी संख्याएं बता दो कितनी पॉसिबल हैं जिनका पहला डिजिट 5 और दूसरा डिजिट 4 है, तो टोटल नंबर कितने पॉसिबल है। तो आप कहेंगे देखो सर पहला नंबर पे आपने 5 रख लिया है, तो यानी पहले वाले नंबर को भरने के लिए आपके पास एक ही तरीका था। ऐसे तीसरे नंबर को भरने, तीसरे डिजिट को भरने के लिए भी एक ही तरीका है, लेकिन बाकियों को भरने के तो पूरे तरीके हैं ना। इसमें तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं इनको भरने में। मानते हो ना ये बात? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से। इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से। ऐसे इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से। और ऐसे ही इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 10 तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अंकों की 10 ढाई 10 ढाई 10 10 यानी 10 की पावर 4 10,000 नंबर पॉसिबल है। 6 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो आंसर होगा 10,000 संख्याएं पॉसिबल हैं, क्योंकि जिनका पहला और तीसरा डिजिट फिक्स किया हुआ है 5 और 4, और बाकी डिजिट में हम कुछ भी भर सकते हैं। तो ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है? तो आंसर होगा सर 10,000 संख्याएं ऐसी पॉसिबल है। एक बार आप इतनी बात को समझिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, तब मजा आएगा चीजों को समझने का। एक बार इतनी बात होता रही, इतनी बात को समझिए एक बार। अब आप थोड़ा सा एफर्ट करिए इस पे, 30 से 40 सेकंड का। अब इसमें वो नंबर निकालिए जो 9 से डिवाइड होते हो। आ जाओ यार, नहीं आ रहा क्या ये चीज समझ में? बहुत सारे बच्चों को रिपीट करो दोबारा। अच्छा भाई देखो तो यार, अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं आपको कह ही नहीं रहा कि यार 9 से कितनी कटती है, 9 से कितनी नहीं कटती, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बता दो कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला डिजिट 5 और दूसरा डिजिट 4 हो, ऐसा बता दो। तो आप यही तो कहोगे कि सर हम यहाँ 10 डिजिट रख सकते हैं, यहाँ 10 डिजिट रख सकते हैं, यहाँ 10 डिजिट रख सकते हैं, यहाँ 10 डिजिट रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से 10,000 संख्याएं बना सकते हैं। इसमें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं रह रही होगी। ये बात आ रही है समझ में? अगर इतनी बात समझ आ रही है तो अब आगे आते हैं। अब ये बताओ बाकी डिजिट जो जो हम इसके अंदर रखेंगे, भाई ये तो हुई कि कुल मिला के 10,000 संख्याएं बनेंगी 6 अंकों की, जिसमें पहला और तीसरा डिजिट 5 और 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं जी? कि इसमें जो डिजिट भरे जाने हैं यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, मान लो यहाँ डिजिट हमने x रखा, यहाँ हमने x y रखा, यहाँ z रखा, यहाँ रखा, या हमने x x x x ये रख दिया, कुछ भी रख लिया हमने। इस तरीके के सारे पॉसिबल तरीके निकाल लेते हैं इसमें। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या कि यार ये संख्या 9 से डिवाइड हो, इसके लिए क्या जरूरी है? तो आप कहोगे सर ये संख्या 9 से डिवाइड हो इसके लिए जरूरी है कि इसके सारे अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो, सारे अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो। और इसके अंदर एक कंडीशन बहुत गहरी है जो छिपी हुई है, जो मुझे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ढूंढ के निकालना वो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी जिससे क्वेश्चन सिंपल बनता। लेकिन समझिए, तो यार 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता? जब या तो इन सारी संख्याओं का योग 0 0 0 0 9 होता, क्योंकि इन सारे अंकों
आओ दोस्तों पढ़िए जरा क्वेश्चन के कुल मिला के 10,000 संख्या डिजिट रख सकते हैं, यहां 10 डिजिट रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके, अब ये बताओ, अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे रखा है, यहाँ ए रखा है, या हमने ए, यार ये संख्या 9 लेकिन समझिए, तो यार 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होता, जब या तो इन सारी संख्याओं का योग 0 0 0 का जोड़ या तो भैया 9 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 27 हो सकता है। इसी तरीके से तो इनका अंकों का जोड़ हो सकता है, यही तो जोड़ 9 से डिवाइड हो रहा होगा। नहीं आ रही बात समझ में बच्चों को? अच्छा, इसको थोड़ी देर छोड़ दो, फिर मैं किसी आसान सवाल से शुरुआत करके फिर इसको समझाऊंगा। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो आप, छोड़ दो इसको, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हल्के सवाल से समझाते हैं। अरे ये क्या खुल गया, सबसे आखिरी में बिल्कुल छोटे छोटे सवाल लेके समझाऊंगा, फिर इसको छोड़ दो आप। अगर आप इतनी बात पे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं ना समझने पे, आ जाओ जरा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आखिरी में समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे समझ जाएंगे, बहुत सारों को दिक्कत हो रही होगी। एक बात बताओ यार, मैं अब जो आपसे पूछने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से बड़े सावधानी से इस बात का मुझे अर्थ बताइएगा कि आपने एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बहुत सारे बच्चों ने एक चीज देखी होगी अपने एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लोग 10 बेस था, यहाँ 5 था, ठीक है, और यहां लिख रखा था साइन स्क्वेयर 31 प्लस साइन स्क्वेयर 59, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपको दे देगा साइन 16 सीकेंट 74, मैं कुछ चीज पे ले जाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप बस मुझे हाँ ना में बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने दिए हैं या नहीं दिए, क्योंकि इस चीज को आखिरी तक लेके जाने के लिए ना ये जरूरी है, आखिरी तक ले जाने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को सहमत हो जाएं कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एसएससी ने अभी पूछे भी हैं कि नहीं पूछे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन धड़ल्ले से एसएससी ने पूछे हैं, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता था, तो हम इस तरह से क्या करते थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, तो 31 और 59 का जोड़ करेंगे, 5 3 8 90 आया, तो इसकी वैल्यू आई 1। क्लियर है? ऐसे ही साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू भी 1 होती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो तो भी इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू भी 1 हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो लोग 10, ये 5 आया, और ये 1 और 1 को ऐड किया तो ये आया 2। तो ये बताइए, ये बेस 10 था और 5 टू 10 आया, और इसकी वैल्यू 1 लिखा करते थे। ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन एसएससी में आते थे या नहीं आते थे? तो मेरे भाई आपका आंसर होगा बिल्कुल आते थे, और बहुत बार आते थे, एक बार नहीं बहुत बार आते थे चीजें। मेरी बात बताइए, इस बात में अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए
कि इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछता था या नहीं पूछता था, तो आंसर होगा बहुत बार पूछता था। एक यही नहीं पूछा, बहुत बार पूछा है। ऐसा भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोग यहां 5 लिख के इस तरह से इन्फिनिटी तक, ऐसे भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सीडीएस में तो लोग आता ही आता है, लेकिन एसएससी ने भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमें लोग की बेसिक बातों को जानना पड़ेगा, बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा कि लोग है क्या। अगर हम इस बात को जानते हैं, या हमने टीचर ने ये रटा दिया कि भाई लोग ए बेस पे ए वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब हमें लोग का कुछ ना कुछ हिस्सा तो पढ़ाया, लोग का कुछ ना कुछ हिस्सा तो पढ़ाया। मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? कुछ ना कुछ हिस्सा तो पढ़ाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें लोग को पूरी डिटेल में यहां पे पढ़ना पड़ेगा एक प्राइमरी लेवल पे, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ पाए। तो एक बात बताओ यार, हमें अब लोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरे भाई यहां आंसर होगा हमें करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमसे एसएससी में पूछे हुए हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन 101 की पावर 100 और 100 की पावर 101, मैं इसको बिना लोग के भी आपको करा दूंगा। मैं ये तक भी बता दूंगा इनमें कितने डिजिट होंगे, और बिना लोग की हेल्प से भी आपको वो करा देंगे। लेकिन अगर आपको लोग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, अगर लोग के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत तरीके से ही इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। यहां तक की बात समझ आया है? नहीं आया? बात क्लियर है? तो अब आ जाइए आगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं 5 के नीचे 1 क्यों लिखा है? 4 थर्ड प्लेस पे आएगा। क्लियर है सर? 4 का प्लेस क्या है सर? तीसरी संख्या 4 है। नहीं नहीं, वहां पे वो संख्या नहीं थी, वो डिजिट कहना चाह रहा था यार। मैंने अंक लिखवाया तो था, 4 थर्ड प्लेस पे आएगा। कोई नहीं, उसको चेक करके दोबारा देख लेंगे उसमें जो भी लिखा है। शिवम क्या कह रहा है? गलत है। कोई नहीं, उसको चेक करके दोबारा लिख दूंगा, मैं समझा दूंगा, उसी पे छोटे छोटे समझाता हूं। तो देखो यार, लोगरिथम है क्या, बिल्कुल बेसिक चीज जान रहे हैं, और फिर उसकी बिहाफ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम बिना लोगरिथम के करते हैं, लेकिन हमें उन्हें सोल्व करने में 15-20 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें लोगरिथम की जानकारी हो तो हम उन्हीं क्वेश्चन, और लोगरिथम बहुत दूर तक नहीं लेके जाने लग रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल कतई जीरो वाली चीजें। तो अगर वो चीजों की जानकारी हो तो हम लोग को बहुत लोग की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत जल्दी से कर लेंगे, 1-1, 2-2 सेकंड में भी उन क्वेश्चंस को निपटा देंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी। आइए जरा देखिए यार, कह रहा है लोगरिथम, और स्पेलिंग पे ना जाना भाई। लोगरिथम होता क्या है? वैसे तो यार इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं जो स्टैंडर्ड, जो 1-2 शब्द में मैं लिखूं और आपको तुरंत समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कोई नंबर, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई, जिसे हम पावर की फॉर्म नहीं बोलते हैं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 ऐसे, या 3 की पावर 4। ये कैसी चीजें हुई? डिवीजन मतलब समझ नहीं आ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे, मैंने उसको कहा ना, आपको इतने सारे कमेंट हुए कि वो डिवीजन समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए तो मैंने कहा उसको छोड़ दो ना, मैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल से उठा के लेके चलूंगा वहां तक, बहुत बिंदास। अरे उसकी टेंशन नहीं है, तुम टेंशन ना लो। देखो आओ, तो मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 5 हमने लिखा, तो ये हम पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब लोगरिथम क्या है? लोगरिथम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब हुआ पावर वाली फॉर्म को, घातांक वाली फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है।
घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। क्लियर है? घातांक वाली मतलब घात वाली चीजों को लिखने का एक तरीका है। आप कहें कि घात वाली चीजों को लिखने का तरीका क्यों निकाला हमने लोगरिथम में? तो ऐसा इसलिए निकाला कि मेरे भाई मैं आपको ये कहूं, जैसे आज के ही टाइम में हम देखें और हम कहें कि यार कोरोना जो है ना वो डेली डबल होता चला जा रहा है, पूरे विश्व में केसेस डबल होते चले जा रहे हैं डेली। तो बताओ यार 1 साल के बाद कितने केसेस हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर डेली डबल हो रहा है, यानी आज 2 है, कल 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 हो जाएगा, परसों 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल होते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? 2 फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से तो 365 दिन में हम कहेंगे सर 2 की पावर 365 हो जाएगी। अब मैं कहूं यार इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा? तो इसकी वैल्यू सिंपली निकालनी आसान नहीं है। इसकी वैल्यू सिंपली निकालनी आसान नहीं है। अगर इसकी वैल्यू सिंपली निकालनी आसान नहीं है, यानी मैं 2 की पावर 365 आपसे पूछूं और आप नहीं बता पाएंगे, तो फिर लोगरिथम का यूज क्या हुआ? तो लोगरिथम का यूज इनकी कैलकुलेशन को बिल्कुल लास्ट लेवल तक ले जाने में होता है, बिल्कुल आखिरी लेवल तक ले जाने में होता है। जब भूकंपीय तरंगे निकलती है ना, तो उसको मापने में लोगरिथम का यूज होता है। यानी जब कोई चीज बहुत तेज गति से मल्टीपल होती चली जाती है, तो उसकी रेंज को मापने के लिए लोगरिथम का यूज होता है, जो हम सिंपली कैलकुलेट नहीं कर पाते या कैलकुलेटर के थ्रू हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो वहां पे हमें लोगरिथम की जरूरत होती है। और आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम 2 सेकंड में ये बता दें, कैसे हम मात्र 2 सेकंड में ये बता दें कि 2 की पावर 365 को सोल्व करोगे, 2 की पावर 365 को सोल्व करोगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा बहुत बड़ा सारा, उसमें कितने डिजिट आ रहे होंगे, उसमें कितने डिजिट आ रहे होंगे, मैं उसके बिना भी बताऊंगा आपको लोगरिथम के। लेकिन अगर लोगरिथम आपको आता है तो समझ लीजिए आप तूफान मचा देंगे और 1-1, 2-2 सेकंड में ऐसे आंसर बता देंगे। और मैं लोगरिथम नहीं पढ़ा रहा हूं बहुत डिटेल में कि कल कोई वीडियो बनाए और कहे कि लोगरिथम पढ़ा रहा है, एसएससी का सिलेबस नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिख के दिए पीछे, जो आपको हर बुक में मिलेंगे कि लोगरिथम एसएससी ने पूछा है, बेसिक चीजें पूछी, और मैं भी आपको कतई बेसिक चीजें बताने लग रहा हूं, इसलिए कतई परेशान मत होना उस चीज के लिए। आ जाइए आगे। तो मैं इतनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा कि लोगरिथम है क्या। तो लोगरिथम बेसिकली जो पावर वाली वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ताकि जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं उनको हम किसी तरीके से कैलकुलेट करके और छोटे नंबर्स के थ्रू उसकी बात को समझ पाते हो, है ना? आज हम इन्हीं चीजों को समझेंगे। तो आ जाइए। क्या हो गया? देखिए दोस्तों, और ये मत सोचिएगा कि लोगरिथम हमारे में नहीं है। मैंने आपको विद प्रूफ कहा है कि लोगरिथम हमारे में है, ठीक है? तो कतई उस पर टेंशन नहीं लेना कि मैं कोई फालतू चीज पढ़ाने लग रहा हूं। 1% भी नहीं पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक की चीज बताने लग रहा हूं। तो देखिए यार, क्योंकि अगर टीचर ने आपको ये कहा है कि लोग 10 बेस पे 10 वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, और उसने कहा कि एस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका मतलब उसने कुछ तो बताना चाहिए ना आप लोगों को। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं तरीके से। आ जाइए। तो आइए दोस्तों, लोगरिथम का बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो वाली चीजें। और मैंने पहली चीज आपको यह बताने के प्रयास किया कि मेरे भाई लोगरिथम जो होता है वो पावर वाली जो फॉर्म होती है, यानी पावर वाले जो एक्सप्रेशन रहते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका है और कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की साइड के रेशियो को लिखने का एक तरीका है। ऐसे ही लोगरिथम भी पावर वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका, उसको समझते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 2 की पावर 5, क्या होता है जी? 32। तो इसी चीज को, ये तो हुई मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हुई मेरे दोस्तों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई, यानी पावर वाली फॉर्म हुई, घात वाली फॉर्म हुई। अगर मुझे इसे लोगरिथम में लिखना है, जो मैं कह रहा था एक लिखने का तरीका है, तो लोगरिथम में इस बात का अर्थ यह होता है कि भैया जो ये 2 बेस था, ये क्या था? हमारा बेस था, क्योंकि इसी की तो पावर हमने ढूंढी, इसी की तो पावर पे गए हैं। तो जो ये बेस है, तो इसका अर्थ यह है कि भाई 2 की किस बेस वैल्यू पे आंसर 32 आएगा, और जो इसकी बेस वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगी। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, और अगर इस वाले एक्सप्रेशन को मेरे बच्चों हम ऐसे लिखने लग रहे हैं तो ये लोगरिथम फॉर्म हो गई। तो ये लोगरिथम फॉर्म हो गई। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब फिर से समझाता हूं इसी बात को। कुछ बच्चे कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शनिवार की क्लास 10 बजे से 11 बजे तक लेता हूं, 10 बजे से 11 बजे तक। 10 बजे से 11 बजे तक 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 10 बजे से
रखूंगा फ्री, उसमें इन्हीं चीजों को दोबारा से पढ़ाएंगे एक बार, और कति 0 0 से लेके चलेंगे, ठीक है। जो पीछे के भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको भी कति धीरे धीरे और छोटे छोटे एग्जाम्पल से और आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है लास्ट 2 डिजिट 9 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है रे ढक्कन, 9 की डिविजिबिलिटी ये नहीं है कि आखिरी 2 डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। आ जाओ, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि log 2 बेस 32 इसकी वैल्यू x है, मैंने ऐसे लिख दिया इफ log 2 बेस 32 इक्वल्स टू x, और मैंने लिखा व्हाट इज x, तो x की वैल्यू बताइए व्हाट इज x। तो मेरे बच्चों इसका अर्थ ये है, इस बात का अर्थ ये है कि जो 2 बेस था ना, इसको बेस बोलेंगे, कि इस 2 बेस की x पावर से जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, 32। इस 2 बेस से x पावर, यानी इस बेस 2 को, ये बेस वैल्यू हुई, इस बेस वैल्यू पे x पावर लेके आंसर क्या आ रहा है, 32। तो भैया ये बताओ कि 32 किस पावर पे लेके आने लग रहा है, यानी x की किस वैल्यू पे 32 आ रहा है। तो हम कहेंगे यार ये 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 5। फिर से समझते हैं, नहीं आई होगी बात समझ में, या मैं नहीं समझा पाया हूँ, फिर से समझते हैं। मैं आपको ये कहूं मेरे भाई कि लोग 5x इक्वल टू 3 इफ दिस इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आपको x से दिक्कत है तो मैं x की जगह a लिख लेता हूं, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपको कि ये क्या है, बेस। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं फाइंड a, फाइंड a। तो a का मान बताओ भाई क्या होगा, a का मान बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 5 की इस पावर पे, 5 की इस पावर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a आएगी। फिर से सुनो, मैंने ये बताया कि यार 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। अगर इसी बात को लोगरिथम में लिखें, लोगरिथम में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि भाई 2 बेस पे जो 32 वैल्यू निकल के आई वो किस पावर पे बनी, 5 पावर पे बनी। यानी 2 की पावर 5 करोगे तो उत्तर आएगा 32, 2 की पावर 5 करोगे तो उत्तर आएगा 32। तो ऐसे ही मैंने यहां कहा कि लोग 5 बेस a पे वैल्यू 3 आने लग रही तो a की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बेस की ये पावर लेंगे तो आंसर आना चाहिए a, और आप जानते हैं 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। तो यानी a की वैल्यू क्या बनी बेटा, 125, हाँ ना। अब मैं इसी बात को ऐसे लिखूं आपको कि भाई लोग 5 यहां 125, यानी ये बेस लिख रहा हूं और ये वैल्यू इसकी, और ये लिख दे रहा हूं x, और फिर कह रहा हूं कि फाइंड x, x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि 5 की पावर x पे जो वैल्यू बन रही है वो 125 है। यानी इस तरीके के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगरिथम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का मात्र एक तरीका होता है और कुछ भी नहीं होता, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हो, और अगर मैं ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो मैं कहूं कि यार साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आप कहते हैं p अपॉन h होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो साइन है ना वो कुछ भी नहीं है, साइन मात्र उसको लिखने का एक तरीका है, उसका एक नाम रखा हुआ है कि यार हम इन 2 साइडों में रेशियो ले रहे हैं तो उसका नाम साइन थीटा है। ऐसे ही लोगरिथम भी उस कैलकुलेशन को लिखने का एक तरीका है, उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? आप थोड़ा बताओ यार, ताकि मुझे भी पता चले कि समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यस ठीक है, यस सर, ठीक ठीक। जो नो कर रहे हैं, गौरव नहीं आ रहा समझे तो टेंशन ना लो, मैं शनिवार की क्लास लेके इन्हीं बातों को और गहराई से बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए अब आगे। देखिए यार मैं भी ऑनलाइन पहली बार पढ़ाने लग रहा हूं, है ना। तो क्लास में बच्चों के चेहरों से पता चल जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बात पहुंच भी पा रही कि नहीं पा रही है।
और वहां ये फायदा होता था कि नहीं पहुंच पा रही थी तो चीजें हम बदल के उसके छोटे तरीके को लेके कहीं ना कहीं समझाने दूसरे तरीके से चले जाते थे। तो यहाँ आपके कमेंट से ही हमें वो पता चलेगा कि हम कहाँ जाने चाह रहे हैं। आइए देखिए जी, अब तो मैंने ये कहा, या चलो मैं एक नंबर बोलता हूं यार, n इक्वल टू ए की पावर b। ये बताओ किस फॉर्म में। तो आप कहोगे तो सिंपल सिंपल तो लिख रखा है सर जी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मुझे ये बता दो, हाँ मुकुल फर्स्ट टाइम तैयारी करो, बहुत बढ़िया, कि यार मुझे ये बता दो कि इसे लोगरिदम फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप कहोगे सर लोगरिदम इसे लिखने का ही तो एक तरीका है। क्या लिखने का तरीका है कि भैया जिस चीज को तुमने बेस लिया था, तो बेस क्या था ए, क्योंकि इसी बेस की तो पावर चढ़ा रहे थे, तो ए की किस पावर पे या ए की बी पावर पे जो वैल्यू आ रही थी वो एन है, यानी लोग एन की वैल्यू बी है अगर बेस ए हो। क्लियर है। मैं आपको ऐसे कहने लगूं यार लोग 3 5 2, बताओ यार ये क्या वैल्यू है, मतलब इसका नाम बताओ तो क्या है। या इनको मैं, ये तो नंबर में रिप्रेजेंट भी सही होना चाहिए, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए, यहां लिख लेता हूं बी और यहां लिख लेता हूं सी। बताओ यार इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि ए की पावर अगर हम सी लेते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी बी। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो कतई भी कहीं से भी तो आप मुझे खुल के बताइए, तो मैं आपके आंसर को देने की यहां कोशिश करूंगा। क्लियर है मेरी बात। आ जाइए अब आगे। तो अब तक मैं 2 चीजें समझा चुका हूं आपको। पहली चीज मैंने समझाने का प्रयास किया आपको क्या, कि भाई लोगरिदम क्यों जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए कि भाई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल एसएससी ने बहुत बार उठाए हैं, और अगर आप सीडीएस की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस में लोगरिदम एक टॉपिक है ना। स्टेट लेवल के एग्जाम में भी लोगरिदम एक टॉपिक होता है। तो अगर ऐसा वहाँ पे है और एसएससी में भी उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे बहुत हल्के ही पूछे हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। और उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है वो मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ डिजिट चैप्टर है, मैं इसको बिना लोगरिदम के भी आपको बता दूंगा कि 2 की पावर कुछ में भी क्या डिजिट होंगे, लेकिन अगर आपको लोगरिदम आता होगा तो उस वैल्यू को और आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे। दूसरी बात मैंने जो आपको बताई वो ये बताई कि लोगरिदम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उस फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उस बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की। ठीक है, अब हम धीरे धीरे चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछ लूं दोस्त कि लोग 10 बेस, यानी ये बेस है और ये लोग 10 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये बना कि ये बेस है, इस बेस की ये वाली पावर लेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, यही तो मतलब है। अरे हाँ या ना। तो शायद आज आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग 10 की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं। लोग 10 की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं, उसका एक सीधा सा कारण आपको समझ आया होगा कि हम ये वैल्यू 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि बेस 10 होता है, ना लिखा हो, क्योंकि हम जो पढ़ने लग रहे हैं वो नंबर्स पढ़ने लग रहे हैं और यहाँ 10 डिजिट होते हैं, इसलिए डेसिमल मेथड पढ़ने लग रहे हैं, इसलिए बेस हम यहाँ 10 लेके चल रहे हैं। सब ठीक ठाक चीज चल रही है ना। ठीक है, तो हम बेस 10 लेके चलने लग रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ बेस 10 पे लोग 10 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो 1 आ रही है, तो क्यों आ रही है शायद आपको आज उसका रीजन पता चल गया होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चों ये बताओ ए की पावर 1 क्या होती है। ए की पावर 1 क्या होती है। तो आप कहोगे सर ए की पावर 1 होती है ए की पावर 1 क्या होती है, ए होती है। अब ये तो मेरे भाई कौन सी फॉर्म हो गई। तो आप कहोगे सर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, पावर वाली बात हो गई। तो इस अगर लोगरिदम में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, लोगरिदम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप कहोगे सर आपने समझाया है कि भैया लोग जो होगा, अब ये देखो यहाँ बेस क्या है ए, क्योंकि इसी की तो पावर है, तो ये यहां, और जो पावर थी वो लिखनी है यहां, और ये वाली वैल्यू यहां। तो आज आपको एक नई बात,
नहीं नहीं, आपको पहले से ही चीज़ें पता है, मैथ के ही नियम है, मैं तो बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लोगरिथम के बारे में नहीं पता था उनको ये बात पता चल गई होगी कि log a की बेस a पे वैल्यू 1 क्यों होती है, ये बात उनको समझ आ गई होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि log 10 बेस पे 100, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मान लो यार इसकी वैल्यू x होगी अभी समझने के लिए, और हम बिल्कुल बावले, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए तो इस बात का मतलब ये है कि 10 बेस पे जो पावर x है वो रिप्रेजेंट करके लाके देगी किसे, 100 को। और आप जानते हैं कि 10 की किस पावर पे 100 आना है, तो आप कहोगे 10 की पावर 2 पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या हुई, 2। तो इसका मतलब ये भी हुआ यहां से कि log 10 बेस है तो 100 की वैल्यू होती है 2। क्लियर है? मेरी बात आ रही है समझ में यहां तक? और दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको भी मैं समझाता हूं इन्हीं चीजों को। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं log 10 बेस पे 1000 की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होगी 3। क्यों? क्योंकि 10 की क्या पावर करें कि 1000 आए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे सोचिए कि 10 की क्या पावर करें कि 1000 आ जाए, तो आप कहोगे 10 की पावर 3 करना पड़ेगा सर, तब जाके 1000 आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 3। प्लीज सर नाम ले आशीष। नाम क्या भाई, तेरी शादी होनी है यहाँ। देखो जी आगे, अब मैं कहूं कि लोग 10 बेस पे 10,000 वैल्यू, यानी लोग 10,000 का मान क्या होगा, तो आप इसे ऐसे सोचिए कि भाई 10 की किस पावर पे 10,000 उत्तर आ सकता है, तो आंसर कहोगे 4। किस पे? 4। तो एक बात समझ पाए क्या, कि जो बहुत बड़ी वैल्यू थी 10,000, जो बहुत बड़ी वैल्यू थी अपने आप में, लोग में उसका उत्तर केवल क्या हो गया, 4। लोग में उसका उत्तर क्या हो गया, 4। ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं कि लोग बेस 10 अगर ना भी लिखा हो तो उसका मतलब 10 है यहाँ पे, और यहाँ 10,000 की जगह 1 लाख लिख दूं, अब कहूं बताओ यार इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखो बेस क्या है 10, बेस क्या है 10, तो इसका मतलब ये सोचो सर जी कि 10 की क्या पावर करें कि 1 लाख आ जाए, 10 की क्या पावर करें कि 1 लाख आ जाए, तो आप उत्तर दोगे सर जी पावर कर लो 5। तो आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पे, और वो ये नोट की होगी कि एक्चुअल में जो वैल्यू 1 लाख है, एक्चुअल में जो वैल्यू 1 लाख है वो लोगरिथम में मात्र क्या रह जा रही है, 5। वो लोगरिथम में मात्र क्या रह जा रही है, 5। हाँ या ना? यानी जो अपने आप में 1 लाख इतनी बड़ी वैल्यू है, जब वो लोग के साथ लगती है तो उसका मान रह जाता है मात्र इतना, 5। तो शायद आपको यहां से लोगरिथम की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी, या ये बात समझने में मदद मिली होगी कि हमारे गणितज्ञों ने लोग को क्यों इजाद किया, या लोग का यूज क्यों किया। इसलिए किया कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी इनको हम छोटे छोटे रूप में भी लिखते चले जाए और चीजें आसान बनाते चले जाए। एक कह रहा है इसकी लुगाई कहाँ है, भाई लोग की लुगाई मिलते ही मैं पकड़ लूंगा, चिंता ना करो तुम, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। बात अभी भी सर तीसरा अंक 3 कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उस वाले की मैं समझाता हूं, उसको भी समझाता हूं। तो ये बताओ यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बढ़िया से बातें समझ में आने लग रही है, आगे बढ़ो। तो तीसरी बात मैंने यहां पे ये समझाई कि लोग में वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो बात कुछ ना कुछ पल्ले पड़ रही होगी यहां धीरे धीरे। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां ये पूछ लूं कि भैया, क्या भैया, लोग ये 10 है, तो लोग 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर बेस 10 है तो लोग 1 की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। तो क्या सोचोगे, यही तो सोचोगे कि यार 10 की किस पावर पे, मान लो इसकी वैल्यू x है, तो 10 की किस पावर पे उत्तर 1 आ सकता है, यही तो सोचना है। 10 की किस पावर पे उत्तर 1 आ सकता है, यही तो हमें सोचना है मेरे भाई। तो इसका मतलब आप खुद सोच के बताओ कि x की वैल्यू क्या रखें कि 1 उत्तर आ जाए। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 10 की पावर 0 क्या होगा, 1, यानी किसी भी चीज की पावर 0 रखने से आंसर आता है 1। मेरी बात समझ रहे हैं, 0 की पावर 0 नहीं, बाकी नंबर्स पे। तो एक बात यहां, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई यहां पे, क्योंकि पावर 0 लेने पे तो लोग 1 की वैल्यू होती है 0, यानी लोग कोई भी बेस दे रखा हो
यहाँ कोई बेस दे रखा हो और लोग 1 की आपसे वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? आइए आगे। कतई बेसिक चीजें हैं, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम ओवर पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज में आने लग रही है, जो एसएससी में आ रही है, हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं। आइए, कैसा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाने में? घबराहट हो रही है? थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। देखिए, अब मुझे एक बात बताओ यार कि 1 की पावर x इक्वल टू 1, तो यार यहां x की वैल्यू बताओ क्या होगी? x की वैल्यू बताओ क्या होगी? नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, लोग जो मैंने सोचा हुआ वो तो मैं पढ़ाऊंगा यार, उसमें दिक्कत ही नहीं है। मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूं कि कल को कोई खड़ा होकर वीडियो ना बनाने लगे यूट्यूब पे कि राकेश सर फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं। तो मैं फालतू की चीजें कतई नहीं पढ़ाने लग रहा हूं, मैं बिल्कुल सटीक और काम की चीज पढ़ाने लग रहा हूं जो आपके काम आने वाली है। क्लियर है? और एग्जाम में आ रही हैं ये चीजें, ठीक है? और मैं बहुत आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, सीडीएस में जब मौका मिलेगा तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। हम यहाँ बिल्कुल बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पूछूं कि यार इसकी वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू ले लो 0। बिल्कुल सही उत्तर बताया। लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा कहेगा x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो सर, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, सब पे तो 1 आ रहा है। क्योंकि मैं 1 की वैल्यू 1 लूं, 2 लूं, 1 की पावर 3 करूंगा तब भी उत्तर 1 आने लग रहा होगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई? तो आप कहोगे हाँ सर 1 पे ये जो सिस्टम है ना, ये एक सर्टेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, एक सर्टेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। यानी एक x की एक सर्टेन वैल्यू नहीं लिखी जा रही है कि हम x की कोई एक सर्टेन वैल्यू बता दें कि जी x की वैल्यू 5 होगी और उस पर आंसर 1 आएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है ना, तो मेरे भाई इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये एक सर्टेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बना सकती तो इसको हम लोगरिदम फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेस 1 हो, क्योंकि यहां बेस क्या है 1, तो बेस 1 हो। अगर बेस 1 है लोगरिदम का, अगर लोगरिदम में बेस 1 है, लोगरिदम में बेस 1 है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी लोग 1 की वैल्यू निकलवाऊं जहां बेस 1 है, तो इसकी मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 5 भी हो सकता, 50 भी हो सकता, -3 भी हो सकता, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो है ना? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे ये पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी बेस 1 दे दे और फिर पूछे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे अनडिफाइन बता देना, ठीक है? मैं इसको बहुत बढ़िया शब्दों में बता दूंगा कि ये अनडिफाइन क्यों है और इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अनडिफाइन के अलावा भी इसका एक और भी तरीका होता है, उसको भी समझा दूंगा, मतलब आपको समझा दूंगा कुल मिला के, ठीक है? या 1 हो, कुछ भी लाना हो तो मुश्किल हो जाता है। यानी बेस 1 नहीं लेके चल सकते, बाकी सारी चीजें संभाली जा सकती हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर यहां 1 की जगह बेस ए ले दूं जो हमने पीछे किया था तो सही है, लेकिन 1 बेस पे दिक्कत आएगी। आप कहें कि इसको और अच्छे से डिफाइन करिए तो मैं इसको और भी अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको शायद नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं। अभी के लिए मैंने इतना बताया कि बेस 1 हो तो वो लोगरिदम में अप्लाई नहीं होगा, बेस 1 को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं और यहां बेस कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। अगर बेस ए था तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये कह दूं ना कि लोग 1, और यहां मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया, 2, 3 कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही कोई और वैल्यू ले लेता हूं मैं, यहां पे आपको समझाने के लिए m ले लिया मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर log m और अपोन में log 1, और बेस कुछ भी ले लिया x। तो किसी भी बेस लेने पे log 1 की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। और बटे में 0 आने का मतलब क्या हो गया? इन्फिनाइट बना देगा या अनडिफाइन बना देगा। इनफाइनाइट या अनडिफाइन में क्या डिफरेंस होता है वक्त आने पे समझेंगे। तो मैं यहाँ आपको ये बात समझाने में शायद कामयाब रहा हूँगा कि भाई लोगरिदम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं,
एक बार फिर से उन बातों को लिख लेते हैं, आप खटाखट मुझे बताते रहिए। पहली चीज ये कि log में बेस कुछ भी हो, अगर log 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो उत्तर 0 है। क्यों है? क्योंकि a की कौन सी पावर पे 1 उत्तर आ सकता है, तो a की 0 पावर पे उत्तर 1 आ सकता है। बात आई समझ में यहां तक? यहां से एक बात और भी नोट कर लेना, क्या कि अगर log a और यहां b है, ठीक है, या इसको बदल लेते हैं, बेस x है और log y की बात कर रहा हूं मैं, तो ये x की जो वैल्यू है ना वो हमेशा ही 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। मैंने समझाया क्यों, अभी वो कहानी पूरी x की वैल्यू 1 पे ही बात कर रहे थे कि यार x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए कभी, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि जो y है ना इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे ना भाई, इस मान लो यहां n आया, इसका मतलब क्या बना कि x की पावर n इक्वल टू क्या आया भाई, y। भाई अगर ये वैल्यू n, सॉरी, अगर ये वैल्यू n के बराबर है तो इसका मतलब यही तो बना कि x की पावर n इक्वल टू y। तो ये बताओ अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी किसी वैल्यू का आंसर निकालोगे तो जो उत्तर आएगा वो 0 से बड़ा ही तो आएगा। क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब भी हम किसी नंबर को लोगरिथम की फॉर्म में लिखने लग रहे हैं तो इन तीन बातों का ध्यान रहे कि अगर बेस x है और log y की हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो दो बातें ध्यान रहे कि एक तो x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, बराबर नहीं बड़ी होगी, एक x की वैल्यू 1 के इक्वल कभी नहीं रखी जा सकती, और y की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। ये बात समझ पाएगी? मनो नीचे बैठ दो बेटा, ऊपर कैमरे वाली। दूसरी बात, अब वैल्यू रखने पे आते हैं। अगर मैं ये कहूं कि a बेस है और log a की वैल्यू बताओ तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे सोचना है कि यार a की किस पावर पे a आ सकता है, तो आप कहेंगे a की 1 पावर पे ही a आ सकता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार log 10 की वैल्यू बताओ, अगर बेस 10 है तो आप आंसर दोगे 1 है। अगर मैं कहूं log बेस 10 है 100 की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे 2 आंसर आएगा। और भी तरीके हैं, उन पे भी ले आऊंगा, थोड़ी से पेशेंस रखना। अगर यहाँ 1000 है तो ये 3 आएगा। तो इतनी बात आप समझ गए, इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, उनका इन्हीं के बेस पे जितना पढ़ा है इतने ही बेस पे आप आंसर दीजिएगा। क्लियर है? तो एक बात बताओ यार, मैं कहूं इफ log बेस 27 है या 81 है इक्वल टू x है, यानी बेस है 27, तो x की वैल्यू निकाल के बताइए दोस्त क्या होगी। x की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। और पता है, आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करो चीज़ों को लेके, और मैंने पहले ही आपको कहा कि यार मैं ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ाने लग रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को जमने में और रमाने में अपने अंदर, है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ आ रही हो या मैं ना समझा पा रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं समझा दूंगा, मुझे पता है कि मैं समझा सकता हूँ। तो मैं कहूँ यार इसकी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, क्या है कि सर 27 की पावर x कर दो इक्वल टू 81। भाई बेस 27 है तो इसका मतलब 27 की x पावर पे वैल्यू आ रही 81, तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो 3x हो गया। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और आप इतनी कहानी को तो जानते ही हैं, क्या कि बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, यानी 3x प्लस इक्वल टू आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? सहमत हैं? नहीं अमित, नहीं आ रही बेटा? अच्छा नहीं आ रही समझ, चलो कोई नहीं, आज घर पे भी तो देखोगे इस वीडियो को और फिर मैं शनिवार को दोबारा पढ़ा दूंगा इन्हीं बातों को। और बताओ तो फिर 2-3 सवाल और लेते हैं। कति बेसिक से ही ले रहा हूं मैं, लोगरिथम पढ़ा ही नहीं रहा हूं डिटेल में, मैं कति बच्चों वाली बातें बता रहा हूं आपको जो आनी चाहिए हमें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। बता दो यार, लोग 125 की वैल्यू बेस 25 पे, तो x का मान क्या होगा बताओ यार, कति बच्चों वाली चीजें पूछ रहा हूं।
क्या टाइम हो गया? आ जाओ जी। तो आप कहोगे देखो सर, इसका मतलब ये बना कि 25 की x पावर पे वैल्यू आनी चाहिए 125। यही तो मतलब बना दोस्तों। तो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, ये 2x आया, 125 और 5 की पावर 3। तो भाई बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 3 आया, तो x की वैल्यू आई 3/2, सॉरी, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको बात थोड़ी थोड़ी ही सही पर समझ आ रही होगी, ऐसा मैं समझता हूं। और आगे चलते हैं। पता है पेपर में क्या करेगा? एसएससी में ही आपसे ऐसे दे देगा सवाल जो अभी बताए हैं। कहेगा इसका मान निकाल के बताओ। कति बच्चों वाली बातें करो जरा। देखो मेरे बच्चों, अब जैसे इसी को सोल्व करना है, इसको मैं अलग से समझा रहा हूं आपको। लोग 32 1024, इसको सोल्व करना है। तो इसका मतलब है कि 32 की पावर, मान लो इसे x है, अभी समझाया था जैसे कि भाई 32 की x पावर पे आंसर 1024 आना चाहिए। अब आप जानते हैं 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे तो ये 2 की पावर 5x, और 1024 को लिखेंगे 2 की पावर 10। तो इसका मतलब 5x बराबर 10 है, तो x की वैल्यू क्या बनी भाई? 2। पूरे पार्ट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 2। कितनी निकल के आ गई दोस्त? 2। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकल के 2 आ गई, और आपको बताइए इसको हमने अभी पीछे सोल्व किया ही था, 125 वाला अभी तो सोल्व किया था दोस्त। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आए वो यहां रख दो, दोनों को आपस में सोल्व कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है और ये 6 अंकों की संख्या, फिर मैं लोगरिथम पे आ रहा हूँ, उसके बाद फिर वो 9 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, वो वाले फंडे भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उस वाले सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी। तो आज उसको कतई 1 से 2 डिजिट ऐसे लेके चलेंगे, तो आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर मैं आपको कोई भी नंबर बोलूँ कि 5832 लिख के दिखाओ, 5832, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो 5832, यानी आपने पहले नंबर पे कौन सी चीज लिखनी शुरू की है? 5, दूसरे पे 8, तीसरे पे 3, चौथे पे 2। 5832 को कोई ऐसे नहीं लिखता 2 3 8 5, ऐसे तो बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, भूल भी जाएंगे। हम पढ़ते ही यहां से हैं, हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, ये पहला डिजिट मानेंगे, ये दूसरा डिजिट मानेंगे, ये तीसरा डिजिट मानेंगे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो शायद उन बच्चों का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ड्रेस चेंज नहीं करी आपने? तुम सालो इतनी भी चीजें पकड़ते हो। नहीं, मैंने ड्रेस चेंज इसलिए नहीं करी कि एक ही घंटा तो पहनते हैं, बाकी सारे दिन तो घर में ही पड़े रहते हैं भाई, पढ़ते रहते हैं, तो उसमें ड्रेस की क्या जरूरत है? इसलिए कल से चेंज करेंगे, और तुम ड्रेस पे ध्यान ना दो ज़्यादा। तो मैं क्या कह रहा था कि वो वाला डाउट अब सबका क्लियर हो गया होगा, और अब ये क्लास यूट्यूब पे नहीं है, तो अब सबके कमेंट आराम से पढ़े भी जा सकेंगे और आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम शायद जहां कल थे वहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आते हैं। देखो यार, कल मैंने आपको ये कहा था कि भाई लोग की जरूरत क्या है या लोगरिथम क्या है। तो मैंने आपको बस 2 से 3 मिनट लूंगा, आपको रिवाइज करा दूंगा उस चीज को। तो मैंने आपको कल ये बात कही थी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक सेक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अगर मैं कोई नंबर n लिख रहा हूं और n को a इक्वल टू b, a की पावर b लिख रहा हूं, तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो लोगरिथम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लिखने का एक अलग से तरीका होता है। उसकी जरूरत क्या थी वो मैंने कल आपको समझाया कि बहुत बड़ी बड़ी जब कैलकुलेशनें चली जाती है तो हम लोगरिथम का यूज करते हैं, जैसे अर्थक्वेक में यूज करते हैं। साउंड की जो बोलते हैं उसको मेजरमेंट की जो यूनिट है, उसमें भी लोगरिथम का यूज होता है ना? तो
इन सारी चीजों में लोगरिदम का यूज होता है। कोई बैक्टीरिया बहुत तेज गति से फैलता चला जा रहा है, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में 3 गुना होता चला जा रहा है, तो बताओ यार 1 घंटे बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसके कितने रिजल्ट, इन सारी चीजों में लोगरिदम की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं को अगर लोगरिदम में लिखना है तो मैंने बताया था कि लोग का मतलब है कि भाई इस ए बेस पे किस पावर पे वैल्यू n आएगी, इस ए बेस पे किस पावर पे वैल्यू n आएगी, ये मैंने आपसे कल बताया था कि ये लिखने का तरीका है। तो हमने देखा था कि a की पावर b करते हैं तो वैल्यू n आती है, तो ये आएगा इक्वल। क्लियर है जी। कल हमने इस पे बहुत सारे सवाल लिए थे, उन्हीं सवालों पे थोड़ा सा एक बार और गौर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कल यहाँ लिखा था एक सवाल कि भाई यहाँ लोग 10 हैं और यहाँ लोग 100 है, बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यही तो था कि इस 10 जो बेस लिखा हुआ है इसकी क्या पावर करें कि वैल्यू 100 आ जाए। इसका मतलब यही तो है कि 10 की ये वाली पावर करने पे 100 उत्तर आना चाहिए। तो 10 की क्या पावर करें, 2, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया कितना, 2। यहां तक बात समझ पाए। अब इसी बिहाफ पे आपसे नंबर्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसकी बात कर रहे होते। आइए जरा, और आप टाइम की चिंता बिल्कुल ना करो, हम क्लास का टाइमिंग 100% बढ़ा लेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, कारण क्या है कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को लेकर डरता हूं कि कहीं बच्चे के समझ ना आए, है ना, समझना जरूरी है। तो मेरे भी मन में कल एक चीज़ आई कि लोगरिदम पढ़ा रहे हैं तो चलो जितना पढ़ाया था 9:30 तक उतना छोड़ देते, ताकि बच्चा घर पे इस चीज़ को इतना पढ़ के आए तो अगली क्लास में उसको फायदा हो जाए, है ना। वरना मेरे लिए तो काम 1 सेकंड का था, मैं तो पूरा ही कंटिन्यू करता। और जो पीडीएफ के लिए कह रहे हैं तो मैंने बड़ा सुथरे तरीके से आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए कतई टेंशन ना लो भाई, इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर दिए इसी चैप्टर के ऊपर, और बिल्कुल नए नए क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। लेकिन आज अगर ये चैप्टर भगवान ने चाहा खत्म हो गया तो इसके तुरंत बाद यानी कल मॉर्निंग में आपको उसी कैरियर पे जो जहां बैच परचेज करते हैं वहां नोट्स का एक ऑप्शन होता होगा या पीडीएफ का, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बढ़िया से आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वहां पे। ठीक है, जैसे ही हर एक चैप्टर खत्म होगा वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, बाकायदा उसके सॉल्यूशन भी टाइप फॉर्म में मिलेंगे, क्वेश्चन भी टाइप मिलेंगे, है ना। तो हम वो कोई दिक्कत ही नहीं छोड़ रहे आपके लिए। अब आते हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे पूछे हुए। अच्छा, ये 2-3 चीजें तो आपको याद है ना कल जो मैंने बताई थी। पहली तो ये कि भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि n जो है वो a की पावर b है। पहली चीज तो ये बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 सेकंड लगेगा। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात ये बताई कि भैया अगर मैं log 1 की वैल्यू पूछूं, किसकी वैल्यू पूछूं, log 1 की वैल्यू पूछूं, सर पेमेंट नहीं हो रही, अरे ये सारी फालतू की चीजें पेमेंट नहीं हो रही है, ये सब हो जाएगी अपने आप, है ना। बाकी कैरियर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं, वहां पे बहुत सारी डिटेल दे देंगे। तो सवाल पे आ जाओ। और जो आप कमेंट करते हैं ना उसमें जिनके डाउट है ना वो ज्यादा कमेंट करा करो, सो दैट उनके हम पढ़ पाए। ठीक है, आइए। तो मैं कहूं यार log 1 की वैल्यू क्या होगी, बेस कुछ भी मान लेते हैं b, तो बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि b की किस पावर पे, b की किस पावर पे, यानी b की जो पावर होगी वही इसका उत्तर होगा, किस पावर पे इसका उत्तर 1 आ सकता है। तो आप कहेंगे b की वैल्यू 0 ना, b की पावर 0 कर लो, तो 0 पावर कर देने से किसी भी चीज की पावर 0 होती तो आंसर आ जाता है 1। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0। क्लियर है, ये बात भी मैंने कल आपको समझाई। फिर मैंने एक चीज और भी आपको समझाई थी कल, क्या कि क्या 1 की कोई एक सर्टेन पावर है जिससे आंसर 1 आ जाए, क्या 1 की कोई एक सर्टेन पावर है जिससे आंसर 1 आ जाए। तो आपने कहा था नहीं सर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, यानी एक सर्टेन आंसर नहीं है जिसके लिए हम कह सके कि 1 की वो पावर रखने पे ही 1 आंसर आता है। तो मैंने यहां पे आपको 2 चीजें एक्सप्लेन की थी, और वो एक्सप्लेन इस तरह से की थी कि बेटा log a, अगर यहां b लिखा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखना कि a जो है ना, एक तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से बड़ा ही बेस होगा तभी एक कंसीडर होगा लोग। दूसरी बात ये थी कि a की यानी बेस की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, वो भी मैंने कारण बता दिया था। क्योंकि अगर 1 की पावर x इक्वल टू 1 है तो हम इसको लिख सकते थे कि भाई लोग बेस 1 है, यहाँ ये 1 आना चाहिए, यानी 1 की किस पावर पे आंसर 1 आए। तो कोई 0 बोलेगा, कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगी चीजें, इसलिए ये चीज मना करी गई थी। तो यही मैं अभी कह रहा हूं कि जो बेस है ना
वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम इसकी कोई भी पावर रखेंगे ना दोस्तों, इसकी हमेशा ही जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से बड़ी ही आएगी। यानी जो ये बी है और इसी की तो पावर जो होगी वही तो बी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर है ना? जैसे यहां लोग ए एन है तो एन का मतलब क्या हुआ कि ए की कुछ पावर एन के बराबर आएगी, यानी ए की कुछ पावर एन के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये भी मैंने बताया कि यार जो बी है ना इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये मेन कंडीशन है लॉगरिदम की। अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं तो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं आज जो क्वेश्चन उठा रहा हूं वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के, यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के। ठीक है, और ये यूपी ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर मतलब कह कुछ भी देते हैं लेकिन दे कुछ भी देते हैं, इसलिए कुछ भरोसा नहीं उनका। तो एक क्वेश्चन पूछा, एट व्हाट वैल्यू, एट व्हाट वैल्यू, और ये कॉन्सेप्ट की चीज है ना इसलिए पीएनजी नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी तो मैं पीएनजी में दे दूंगा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बिलो एक्सप्रेशन, बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। फिर से समझाता हूं क्या कह रहा हूं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ये क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछा था कि भाई एक्स के किस मान के लिए, फिर से सवाल हिंदी में दोहराता हूं कि एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड है, यानी परिभाषित है ना? तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूं। और आप थोड़ी देर के लिए ना बस ये भूल जाओ कि यार थोड़ा टाइम खराब हो रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, उसके बाद चीजें आप कहोगे नहीं कि टाइम खराब हो रहा है। एक्स के किस मान के लिए निम्न फलक परिभाषित है, डिफाइन का मतलब परिभाषित है। अब क्वेश्चन दिया उन्होंने क्या क्या दिया कि भैया log 2 x माइनस 5। तो ये जो 2 था ये बेस था और log x माइनस 5 था। तो आप बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये log डिफाइन होगा। ये क्वेश्चन में पूछा था x के किस मान के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये परिभाषित होगा। तो वहां आपको सर पीएनजी क्या है, अरे मारना गोली यार पीएनजी के, तू बेफिजूल के कमेंट करके कंसंट्रेशन खराब करता है, पढ़ाने दे थोड़ी देर है ना। हिंदी में बोल तो दिया भाई, कोई बात नहीं सर आप चाहे जितना टाइम ला रहे हैं, वाह आ जाओ। तो कह रहा है कि भैया इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने यहां लॉगरिदम में पढ़ा था कि भैया ये जो b है ना इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि भाई जो ये a है ना यानी जो बेस है उसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कल ये चीजें मैंने बताई थी। तो अब हम यहां ये समझेंगे कि यार ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा कि बेस की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो दे ही रखी है 2। दूसरी चीज क्या थी कि इस पार्ट की जो वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी हो। तो अगर x माइनस 5 का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा चाहिए तो बेटा -5 उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो यानी x का मान क्या होना चाहिए, 5। यानी जब x, सॉरी मैं गलत बोला, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। यानी जब हम x का मान 5 से बड़ा लेंगे तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, 1 सेकंड से भी 100वें हिस्से का क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत कर दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और दिया था, वो ले लेते हैं। देखो यार आप है ना, एक आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी के बैच में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ने लग रहे हैं ना, तो आपको फिर उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा एक टाइम के लिए। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि मेरा आज तक ऐसा कुछ स्टूडेंट नहीं है जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं जो इस बैच में सीरियसली पढ़ रहे हैं और घर जाके थोड़ी भी देर पढ़ लेंगे ना मेरी पढ़ाई हुई चीजों को, तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई लॉकडाउन भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ लो। आ जाओ, तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप जरा बताना मुझे। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है,
ये log 3 6x माइनस 7। बताओ यार x की किस वैल्यू के लिए ये लोगरिथम डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू के लिए लोगरिथम डिफाइन होगा। तो आप कहोगे देखो सर बेस जो है ना, बेस जो है वो सर जी ध्यान रखना 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो तो है, 3 तो बड़ा है 0 से और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो डिफाइन है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना दोस्त, ध्यान रखना ये 0 के बराबर नहीं लिखा है, ये तो मैंने वैसे ही निशान लग गया होगा, 0 से बड़ा की बात हुई है। तो -7 उधर जाएगा प्लस का, तो x की जो वैल्यू आई वो 7/6 आई। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन पेपर का नहीं था, इससे जस्ट पिछले वाला जो मैंने कराया जिसका आंसर 5 से ग्रेटर था, वो यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में 1 सेकंड की चीज थी, ठीक है, और सीडीएस में ही लगातार पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी इस वाली बात को शायद आप समझने लगे होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। तो एक बात बताओ यार मुझे कि अगर मैं ये कह दूं कि इसकी वैल्यू बताओ, लोग ए की वैल्यू बताओ मेरे भाई, लोग ए की वैल्यू बताओ, अगर बेस ए है, अगर बेस ए है तो लोग ए की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो बेस दे रखा है ना, इसकी क्या पावर रखें, यानी जो इसकी पावर रखेंगे वही इसका आंसर होगा। इसकी क्या पावर रखें कि उत्तर ए आ जाए? तो आप कहोगे सर इसकी पावर 1 रखते ही ए आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लोग ए की वैल्यू आ गई 1। तो हम यहां से एक बात और समझें, और वो बात ये है कि अगर बेस सेम है इस वाली वैल्यू के तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा log 2 और यहां 2, log 2 की वैल्यू बताओ अगर बेस 2 है तो आंसर 1 होगा। मैं कहूं log x वैल्यू बताओ तो आंसर 1 होगा। मैं अगर आपको कह रहा हूं log 10 बेस 10 है तो इसकी वैल्यू बताओ तो आंसर 1 होगा। कितनी आसान चीज है। लेकिन देखो एसएससी ने इस पे एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, क्या सवाल पूछा हुआ है? बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि बेस सेम है तो वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है वो तरीका मैंने वहां बताया। अब देखो यार क्या सवाल पूछा, और एसएससी ने एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो बताओ, बेस 3 था, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं। और भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है तो माफ कर दिया करो, उसको मुझे कमेंट में साथ साथ बता दिया करो। बाकी ये मेरी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा, अब मैंने आपसे पहले ही हाथ जोड़ के कहा था कि भाई कुछ चीजें इंटरलिंक हैं, तो कुछ चीजें अपनी जब उनकी बारी आएगी तब समझाई जाएगी, लेकिन उनका यहां यूज क्या है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं समझाता हूं। तो देखो यार मेरी बात मेरे भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में पढ़ रखा है। मैं पढ़ाऊंगा जब अलजेब्रा कराऊंगा, तो जिसको समझ आ जाए वो इस बात को समझ लेना, अदरवाइज वहां इसका क्या यूज है बस उतनी बात को देख लेना। तो देखो यार ये क्वेश्चन है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है भाई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार इसका उत्तर क्या होगा। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज याद दिला रहा हूं, अगर आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, अदरवाइज जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ूंगा। तो मेरे भाई वहां मैंने ये बताया होगा, या जिस भी अध्यापक ने आपको पढ़ाया होगा उसने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको और बताया होगा कि अगर इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं, अगर इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े ढूंढो जिन्हें गुना करें 6 आए लेकिन उनका डिफरेंस 1 हो, तो आंसर आएगा 2 गुना 3। कि सर 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 6, है ना। तो मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अगर प्लस का साइन चलता चला जा रहा है तो आंसर होगा 3, बड़ी वाली वैल्यू होगी। लेकिन अगर इसी सीरीज में माइनस का साइन होता, जो कि इसने एक और क्वेश्चन दिया था, तो यहां 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा जिनका डिफरेंस 1 है। तो जो छोटी पार्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी माइनस होता है तो ये वाला आंसर होता है, प्लस होता है तो ये वाला आंसर होता है। ये बात आपको ना समझ आई होगी तो उसमें कतई परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और हमें इस बात को समझा दूंगा, ठीक है। अभी जिनको आता है उनके लिए, तो आप खुद बताओ यार, लोग बेस कितना है 3, और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है
तो आप कहेंगे सर इस पार्ट की वैल्यू है 3। तो अगर बेस 3 है और log 3 की वैल्यू पूछ रहे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्या इसका आंसर 3 नहीं होगा, 1 आएगा मेरे भाई। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? एक बच्चा पूछ रहा है प्लस माइनस हो, तो अरे प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, कोई हो, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। आपके जहन में जो जो चीजें पैदा हो सकती है वो सब मैं जानता हूं, या मैं जानने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको वो सारी चीजें उनके समय पे करा दूंगा। आप यहां विद्वानता मत झाड़ो कि यहाँ प्लस माइनस हो तो बताओ भाई, ये यहाँ ये चैप्टर नहीं है ना, यहाँ हम लोगरिथम के साथ इसका रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे पे भी मेरी बात को समझने का प्रयास क्या करो। अगर ये बात आ गई यहां तक समझ में, ये एसएससी ने पूछे हुए, यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम पूछ लेता है। यूपी कांस्टेबल इतना खतरनाक एग्जाम है, फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 की पावर 101 को 100 से डिवाइड करें, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था यूपी कांस्टेबल ने। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, 101 को 100 से डिवाइड करें, 2 की पावर 100 को 101 से। तो कुछ भी कोई भी पूछ सकता है, तो हमें चीजें अपनी पूरी तरीके से और पूरी तैयारी से बढ़ना चाहिए, और ऐसी तैयारी कर लेंगे ना कि कुछ भी है सब उड़ा देंगे। आओ जरा, चलो तो एक दो और बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर अभी हमने ये बात समझी थी कि 6 के हम ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 2 और 3, और अगर सीरीज माइनस की है तो छोटे वाला आंसर होता है, और अगर सीरीज प्लस की हो तो बड़े वाला आंसर होता है। तो अगर बात ये है तो हमारा बेस क्या है? 2, और वैल्यू भी कितनी आई? 2। तो log 2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 1। क्यों? क्योंकि बेस क्या है मेरे बच्चों? 1। हिंदी मीडियम आ रहे हैं मेरे भाई, लोग को हिंदी में और क्या बोलेंगे, लोग ही बोलते होंगे। आ जाओ जरा और क्वेश्चन लेते हैं। सही बात आ रही है समझ में? ठीक है। आप इस सीरीज वाले में नहीं समझ पा रहे तो कतई परेशान नहीं होना, ये मैं सोचना अगर समझ ही नहीं आ रहा पता नहीं क्या पढ़ा रहे, बहुत आसान बातें बता रहा हूं मैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन एसएससी ने डाले हुए हैं, सीडीएस के थोड़े से अच्छे आते हैं, वो भी मैं करा रहा हूं इन्फिनिटी टाइम। तो कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, तो ऐसे हर सवाल का आंसर 1 लेके आएगा, है ना, क्योंकि वो लोगरिथम का कतई 0 जानना चाहता है, बस उससे फालतू वो जनवाना नहीं चाहता स्टूडेंट से। लेकिन हमें थोड़ा सा जानना चाहिए ताकि कल को पेपर मुश्किल भी हो तो हमें चीजें आती हो, या वो लोगरिथम से ना भी चाहता हो, अगर हमें बेसिक लोगरिथम पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को लोगरिथम से उड़ा सकते हैं। आइए, तो देखो यार ये है ना वही सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो नाराज ना होना अगर समझ ना आए तो। देखो यार क्या कह रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां x है, और अगर ये इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रखा है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसका उत्तर हमेशा x ही आएगा। क्यों आएगा ये आप सिंप्लीफिकेशन में समझ लेना, मैं समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए मान लो कि इस ऐसी एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा x ही आएगा, यानी जो इसके अंदर दे रखा होगा वही आएगा। तो अगर आप यहां समझ पा रहे हो तो मेरे बच्चों बेस क्या था? a, और इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है तो आप कहोगे आंसर आएगा a। तो भैया लोग a की वैल्यू 1 होगी अगर बेस a है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप इतनी चीजों को समझने में सक्षम हो पाए? क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे 1-1। चलिए गुड, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? आ जाओ। अब मैं आपसे ये कहूं, कल भी मैंने कहा था, आज फिर आपको कहता हूं कि भाई इसका मान बताओ क्या होगा। log 64 की वैल्यू बताओ अगर बेस 32 है, कल हमने पढ़ा था। बताओ यार, देखो यार कहानी ये मेरे भाई कि मैंने ये चीजें आपको बड़े साफ सुथरे तरीके से बताई है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कतई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को चीजें आती हैं वो कतई मन में अफसोस नहीं करना कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े, परेशान मत होना प्लीज। तो देखो यार इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो a है इसकी ये वाली पावर रख दें, ये वाली वैल्यू पावर में रख दें, तो उत्तर क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। यही तो बातें थी। ओ सॉरी,
यहाँ बी रख दें तो उत्तर एन आना चाहिए, यानी ए की ये पावर रखने पे ये उत्तर आना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ मैं इसकी वैल्यू x मान रहा हूं और समझो x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये बना कि 32 की पावर x रखने पे उत्तर क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमत हैं? ठीक है, आइए, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो 32 को लिख लेंगे क्या, 2 की पावर 5, 64 को लिख लेंगे 2 की पावर 6। तो अब आप कहेंगे कि देखो सर जी, बेस तो है सेम, और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती। क्यों हो जाती है, हम चैप्टर आएगा पावर सर्च इंडेक्सेस का, वहां हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। 5x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आएगी 6/5। क्या ये बात से सहमत हैं आप? ये मैं कल करा कहूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ के भी आए होंगे इन बातों को। तो इससे रिलेटेड एक दो और प्रॉपर्टी हैं कि आप चीजों को इतना डिटेल ना लिख के आप इनको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। तो मैं मेरे बच्चों वही बातें अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या और ध्यान से देखना, क्या कि लोग अगर बेस ए है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं x की पावर m, लोग x की पावर m की वैल्यू बताओ जहां पर बेस a है, क्लियर है? तो कहानी ये है मेरे बच्चों कि अगर आप कहें कि सर समझा के बताओ इसे पूरा डिटेल में, क्या कहानी है, तो मान लेते हैं यार यहां कोई वैल्यू होगी b, और समझो कि b की हमें वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर b रखने पे आंसर आना चाहिए x की पावर m, है ना? यही तो कहानी है। तो बस इसी बात को जो हम यहां समझ रहे थे या जो हम यहां पढ़ने लग रहे थे, इसी बात को मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और यहां इसकी कोई पावर दे रखी हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि m, ये जो पावर है ना, ये इधर आ जाएगी और लोग x, और बेस जैसा है वैसा ही छोड़ दो। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं आपको कहूं log 2 और यहां 2 की पावर 32, उत्तर बताओ क्या आएगा। तो आप ये बताओ कि बेस को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, 2 की पावर 32 का log है, तो जो पावर होगी, मैंने बताया कि जो पावर है उठा के आगे ले आओ, तो ये 32 आगे आ जाएगा, है ना? 32 आगे आ जाएगा, तो यहां बचा क्या, log 2, और भैया बेस क्या था, 2। अब आप ये बात जानते हैं कि ये 32 है भाई, गुना में। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी अगर बेस 2 है। तो ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर लोग a की वैल्यू जानना चाह रहे हो और अगर बेस a है तो उसका आंसर 1 आता है। क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूं कि 2 की क्या पावर करें कि उत्तर 2 आए, तो 2 की पावर 1 करने पे उत्तर 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आंसर कितना आ गया, 32। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, तेरा कमेंट जाने लग रहा है भाई। देखिए अब आगे चलते हैं इसी बात पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log 5 25 की पावर 125। भाई इसका उत्तर निकाल के बताओ। बेस है 5, ठीक है, और log 25 रेज़ टू पावर 125 का मान बताना है आपने। तो बताओ जी क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो सर कर क्या सकते हैं, समझने के लिए अलग अलग तरीके से समझते हैं कि सर देखो, और घबराना नहीं है, जो मन करे वो पूछ लेना, डरना नहीं है। ये जो 125 है ये इधर आ जाएगा, जो मैंने यहां समझाया कि भाई जो पावर है वो आगे ले सकते हैं, तो 125 इधर ले लेंगे, ले लिया भाई। अब यहां बचा जी क्या, log 25 और बेस है 5। हाँ बात आ रही है समझ में यहां तक, गुड। अगर बात समझ में आ रही है तो मैं अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और वो नया क्वेश्चन ये है कि log 5 बेस पे 25 की वैल्यू क्या होगी, या log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है, log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है ना, log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है। तो आप कहोगे देखो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि 5 की किस पावर पे उत्तर 25 आएगा।
5 की किस पावर पे उत्तर 25 आएगा? बताओ किस पावर पे आएगा? तो आप कहोगे सर सीधा तो है, 5 की पावर 2 पे उत्तर 25 आएगा, यानी इसकी मान आया कितना? 2। तो मेरे भाई इसका जो उत्तर आया ना वो आया कितना? 2। तो यह आया 125 गुना 2, तो उत्तर हुआ 250। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? ये एक तरीका था, ये एक तरीका था। अब और भी तरीकों पे बात कर लेते हैं। समझ रहा हूं पर डाउट है, समझ रहा हूं पर डाउट है, बताओ क्या डाउट है? अरे ढक्कन डिवाइड हो तो यार सारी चीजें नहीं बताऊंगा, तुम कैसी बातें करने लग रहे हो? तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि पहले स्टेप पे है, तुम पूछ रहे हो तीसरा स्टेप। भाई पेशेंस रखो ना, सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी यार। हद है यार, समझते नहीं तुम तो बातों को। चीजें अपने आप आएंगी भाई, जब पढ़ा रहा हूं ना मैं उसको तो जी जान से पढ़ा रहा हूं, तो आगे भी वो चीज डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो रखो यार पेशेंस। अब एक और भी तरीका था यहीं पे इस सवाल को करने का, वो ये था कि यार क्यों ना हम इस बात को, ये जो 25 की पावर 125 लिखा था ना, 25 की पावर 125 लिखा था, तो यार इसी को ना लिख लेते, 25 की पावर 125 को ऐसे लिख लेते कि भाई 25 को लिख लेते 5 की पावर 2 और ये 125 है ना, तो ये हो जाता 5 की पावर 250। 5 की पावर क्या हो जाता? 250। 5 की पावर क्या हो जाता? 250 हो जाता। तो हम इसी लोगरिथम को इस तरह से भी तो लिख सकते थे कि लोग जो बेस है वो एज इट इज रखा है 5, और इस वाली पूरी कहानी को लिख सकते थे 5 की पावर 250। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तो जो पावर है वो पलट के इधर आ जानी आगे। तो इंप्लाइज 250 इंटू लोग 5, और बेस क्या था जी? 5। अब ये कहानी हमने बड़ी देर से पढ़ी है, क्या कि यार अगर लोग 5 की वैल्यू हम पूछना चाह रहे हैं और बेस भी 5 है, तो इसका उत्तर होगा 1, तो यहां 250, तो आंसर आ गया 250। यहां तक कि आप बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको कोई डाउट है किसी तरीके का? कोई डाउट नहीं है? सर नोट्स कब डालोगे? भाई जान खाली कितनी बार कहा कि भाई ये खत्म होते ही नंबर ऑफ डिजिट मैं डाल दूंगा नोट्स को। प्रभु थोड़ा शांति रखो, पेशेंस रखो, वो वाले कमेंट्स आने दो जिसमें बच्चे का एक्चुअल डाउट है, ताकि हम उसको पढ़ पाएं और बढ़िया से बात बता पाएं उसको। आइए आगे। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी वाली चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, गुड, आ जाओ। तो मैंने आपको ये कहा, अच्छा एक चीज बताओ फिर से जो मैंने बताई थी, आप थोड़ा विश्वास करो यार, सब कुछ तो पढ़ा देंगे, लेकिन विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे? कि लोग 64 की वैल्यू बताओ अगर बेस 32 है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि यार 32 की कोई पावर होगी, लेट से x कोई पावर है, इसको x के इक्वल मान ले रहा हूं, है ना, और वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 64 के बराबर। तो 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, 5 को x से करेंगे 5x। हो सकता है इन चीज़ों में आपको कहीं दिक्कत हो, तो जब पावर सेट इंडिसेज आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा इनको डिटेल। ये 2 की पावर 6, तो बेस सेम है तो इक्वल होगी, तो 5x इक्वल टू 6, तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 6/5, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ का उत्तर आ गया 6/5। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी कि हमें ऐसा लिखने में शायद 1-2 स्टेप का यूज करना पड़ा, और हमें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी वो चीज़, है ना। अब इसी पे लोगरिथम की क्या प्रॉपर्टी है, इसी से कैसे बनी है, तो उसको जान लेते हैं, है ना। इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोगरिथम की प्रॉपर्टी से करेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि भैया अगर लोग यहां कोई वैल्यू है n और बेस है a की पावर k, मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, मैं बेस को है ना किसी और कलर में लिख देता हूं। बेस है a की पावर k, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है ये बेस है, ये पूरा बेस है a की पावर k, है ना। और फिर मैं कहूं कि यार इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका फंडा ये रहता है कि देखो अगर लोग a बेस रहता और n की पावर x होती, तो जो पावर होती है ना इसकी वो तो आगे आ जाती है, तो x log n आ जाता है।
लेकिन मेरे बच्चों अगर बेस की कोई पावर दे रखी है तो जब वो इधर आएगी तो अपोन में आती है, 1/k। जब ये बेस वाली चीज इधर आएगी तो 1/k आएगी और ये बन जाएगा log n। बस इससे आगे हमें जाना नहीं, और इतनी बात में सब कुछ समझा दूंगा। log का कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर लेंगे, बिना log का भी क्वेश्चन आ जाएगा वो भी सोल्व कर लेंगे। एक बार जरा इसकी तरफ देख लो, है ना, तरीके से, फिर मैं समझा दूंगा। एक बार देख लो इसकी तरफ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐप प्रॉब्लम, ऐप में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगी चीजें यार। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ठीक, आइए अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब मेरे बच्चों ऐसे ही है ना, इन दोनों को मिला के भी एक नियम बनता है। क्या? कि जैसे यहां इसकी पावर थी और यहां बेस की पावर थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस की भी पावर और इसकी भी पावर हो। तब क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। तो नियम क्या बनता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि लोग n की पावर x हो और बेस हो a की पावर k, समझ के चलना भाई, मेरी बात को ना अच्छे से समझ के चलना, घबराना नहीं है। मैंने कहा है कि बेस है a की पावर k और log n की पावर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो ये पावर ऊपर वाली होती है ना, तो ये तो आगे की तरफ शिफ्ट होती है, और जो ये बेस की पावर होती है, ये आगे की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/k हो जाता है। तो ये जो पावर है ना, ये इधर आ जाएगी यानी अपोन में k, और ये आ जाएगा log n बेस। बस भाई इतने को समझ लो, दुनिया जीत लेंगे। यही है जो मेरे लिए सरदर्दी था कि आप 1% कहीं उल्टा हो जाए इस चीज को लेके। इतनी बात को समझ लो एक बार भाई, इससे ज्यादा गहराई में घुसना ही नहीं हमको, इसी से सब कुछ पार करा देंगे, इसी से तैर लेंगे। एक बार फिर से बताऊं क्या कहा मैंने ऐसे कहा कि अगर पावर ऊपर वाले की पावर है तो वो तो आगे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी यहां से यहां आएगी, और बेस की पावर है तो वो आगे शिफ्ट होगी, लेकिन रेसिप्रोकल हो, यानी 1/, में शिफ्ट होगी। तो x इंटू 1/k करते तो भी क्या आता, x/k, और बाकी na एज इट इज रह जाएगा, है ना। ये बात आई समझ में? सर एनटीपीसी में लोग के क्वेश्चन आता है भाई, तेरे को अच्छे से पता है, लोग के बिल्कुल आते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। एक बच्चा कह रहा है आपकी वजह से मेरा भाई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा। अरे थैंक यू यार। अब क्वेश्चन पे आते हैं यार कि इसकी हेल्प से हम कितना जल्दी से चीजों को उड़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना ही सबको पड़ेगा। अब एक बात बताओ यार, इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लोग लिखें। 32 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। अब ये यही तो क्वेश्चन आ गया कि इधर भी पावर है और इधर भी पावर है, तो जो बेस की पावर है वो तो नीचे जाएगी और ऊपर वाले की पावर ऊपर रहेगी। तो ऊपर वाले की पावर क्या है? 6। तो ये तो रह जानी है ऊपर, ये तो रह जानी मेरे भाई ऊपर, ये 6 तो रह जानी ऊपर, और ये 5 आ जाएगी नीचे, और फिर बचेगा क्या? ऊपर लोग 1 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 6/5। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इस तरीके के, और अगर आप ये समझ गए तो समझ लो सब कुछ कर दोगे आप। सीडीएस से लेके एनटीपीसी से लेके रेलवे में आते हैं लोगरिथम के क्वेश्चन, सब उड़ा देंगे। लेकिन एक बार इस बात को फिर से देखो, फिर से समझो, ठीक है? समझो एक बार आप, मैं यही हूं, समझो। मार्कर दूसरा चूज कर लेंगे, ये शायद इस वाले में अच्छा क्लियर नहीं आया आपको। सर मेरा कमेंट्स पढ़ा करो। हाँ हाँ पढ़ते हैं भाई। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन रह रखा है, बिल्कुल है, जिस बच्चे ने कमेंट में कहा, जिसमें वो था कि 9 से डिविजिबिलिटी का, 3 से डिविजिबिलिटी का, मैं आज ही कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो मुझे कल लोगरिथम समझ लग रहा था कि कल मैं खत्म करा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आज ही खत्म होगी, और आज खत्म होने के बाद उसी को उठा के करा देंगे। देखो यार, जिंदा रहे तो भागेंगे नहीं, है ना, और सबका सिलेक्शन करा के जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को समझने लग गए होंगे।
आप इन तीनों चीजों को समझे होंगे, इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे, इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे और इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर, ताकि सीधे क्वेश्चन पे चलें। यहां मैंने ये कहा कि अगर बेस की पावर है तो पावर हमेशा नीचे आएगी। यहां मैंने ये कहा कि अगर इसकी पावर, ऊपर वाले की पावर दे रखी है तो ऊपर आएगी। यहां इन दोनों का मिक्सचर करके चीजें लिखी हैं। अब इन चीजों को हम कितना जल्दी से कर सकते हैं वो समझिए।